जब स्कूल खुलेंगे तो उन लोगों का क्या होगा ये भी देखना होगा। तो इस वक्त हरियाणा से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबरफास्ट पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल कंवरपाल गुर्जर जी यही है मेरा कि किस तरह से नजर बनाए हुए है हरियाणा सरकार और खासतौर पर शिक्षा मंत्री के रूप में आप किस तरह से नजर बनाए हुए हैं देश के भविष्य को लेकर, साक्षरता को लेकर? जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने आई, बिल्कुल अचानक जो घटना घटी पूरी दुनिया के सामने जी, तो इसमें से एक रास्ता बनाने का प्रयास किया कि ऑनलाइन हम बच्चों को शिक्षा दें। तो एक तो हमारा सौभाग्य रहा कि हरियाणा में 4 हमारे चैनल हैं, एजू चैनल 4 हमारे, जी, तो उनके द्वारा हमें बड़ा लाभ उसका हुआ कि हमने उसके द्वारा एजुकेशन देने का प्रयास किया। और सभी जितने भी केबल चैनल हैं उन पे ये सारा का सारा प्रसारित कर रहे हैं। दिन में 2 बार इसका हम करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बिजली खराब हो जाए या बिजली ना हो या कहीं कोई दिक्कत हो रास्ते में इस वजह की, तो 2 बार उसको हम रिपीट करते हैं। तो दूसरा हमारा स्वयं प्रभा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चैनल है, 36 चैनल है उस पे, तो उसको हम सारे पे उस पे जो हमारे दूसरा टीवी का अन्य साधन भी है हमारे, DST है, ये दूसरे हैं, और जो अपना आपके दूसरे टीवी हैं वो भी सारे इस पे दिखाते हैं। और वो भी उसका 2 घंटे का टाइम हमें सुबह का, 2 घंटे का शाम का उसका मिला है। तो उस पे भी हम उसको दिखाते हैं, सुबह जो दिखाते हैं उसको शाम को रिपीट करते हैं। और इस पे ये DTH पे, DD पे, एयरटेल पे, टाटा स्काई पे, वीडियोकॉन पे, डिश टीवी पे, सारों पे चैनल चलता है। तो इसके माध्यम से भी है। उसके अलावा और दूसरे जो और हैं उससे भी हमारा प्रयास रहता है कि जब व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, जो जैसे हमने उस पर भी हम टीचर ने जो क्लास के बच्चे हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस पर भी हम प्रयास करते हैं। और टीचर को हमने ऐसा भी वो सबको नंबर दिए है, टीचर का नंबर स्टूडेंट के पास है, स्टूडेंट का टीचर के पास है। अगर वो भी उसके बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहता है तो उसको भी वो सारे के सारे उसकी को क्लियर करने का काम करते हैं। इसके अलावा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक निवेदन किया था कि भी हमारे जो चैनल है ये जो हरियाणा, इसको मस्ट कैरी सूची में डाल दें। और अगर वो इसमें डाल देते हैं तो उसमें हमें जो DTH है इसमें हमें मिल जाएगा ये टीवी चैनल, केबल टीवी और DTH, इसमें हमने जरूरी हो जाएगा वो। तो ऐसे में हमारा जो दूर दराज के गांव भी है जहाँ हमारा ऑनलाइन में उतनी सफलता में नहीं मिलती, तो वहां भी हमें उसमें सफलता मिलेगी और अच्छा से हम काम कर सकेंगे। यानी कंवरपाल गुर्जर जी ये बेहद सराहनीय कदम इसलिए भी है सरकार का क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर मोबाइल या फिर लैपटॉप ना होने के कारण, वाईफाई ना होने के कारण थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, जो अब इससे सॉल्व हो सकती हैं, जिसका निदान इससे हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही सवाल यहाँ पर 10वीं और 12वीं के छात्रों का भी खास तौर पर है, क्योंकि 10वीं के छात्रों के खास तौर पर जो ये चाहते हैं कि 11वीं में एडमिशन किस तरह से होगा और 12वीं के वो छात्र जिनके कुछ एग्जाम्स रह गए हैं वो किस तरह से होंगे, आगे उनका एडमिशन UGC में किस तरह से होगा, उस पर क्या कुछ फिलहाल किया जा रहा है? देखिए 10वीं में जो है उसको तो हमने 10वीं के बच्चों का 20 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा जी बिल्कुल। और उसमें 10वीं के बच्चों को हमने एक उनका पेपर है साइंस का, वो केवल एक पेपर है उनका रहा, उसका जो औसत मार्क्स होंगे, जो पेपर हमने चेक कर लिए उसके मार्क लिस्ट जो मार्क्स जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। और जल्दी हम 20 तारीख को जो उसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देंगे। और उसमें जो औसतन मार्क्स हैं उसके दूसरे सब्जेक्ट में उतने ही हम उसके साइंस में मान लेंगे और उसका अगली क्लास में एडमिशन कर देंगे। जब स्थिति सामान्य होगी तब उसका जो साइंस का सब्जेक्ट है उसके हम पेपर ले लेंगे और उसके अनुसार उसका एडमिशन की भी हमने उसमें शर्तें रख दी कि अगर आप साइंस साइड में कोई ऐसा एडमिशन लेते हैं और अगर आपके नंबर अच्छे नहीं होते तो वो हमने दोबारा उसको दूसरे उसमें लेना पड़ेगा। तो वो हमने उसके लिए व्यवस्था कर दी, लेकिन उसका पेपर बाद में होगा, अभी एडमिशन करा देंगे। लगभग बच्चों को भी पता होता है कि हमारे कितने मार्क्स हैं, अनुमान तो लगभग होता है, उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन पता ही होता है। और जो +1 का आपने पूछा है उसमें मैथ का एक पेपर ऐसा है जो अभी तक नहीं लिया गया, उसको भी हमने औसत अंक मान लिए, जितने उसने दूसरे सब्जेक्ट में नंबर लिए वही औसत हमने उसके मान लिए और उसका भी एडमिशन मैंने +2 में कर दिया कि वो एडमिशन +2 में ले सकता है। दूसरा आपने +2 के बारे में पूछा, +2 बहुत ही एक मेन क्लास है क्योंकि सारे एडमिशन +2 के बाद ही होते हैं।
किसी ने मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में ना, उसमें क्या बीटेक करनी है या कोई भी करना है, तो +2 के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो उसमें हमारा प्रयास है, अभी तक उसमें कोई गाइडलाइन थी नहीं, लेकिन हमारा यूजीसी भी है और अभी जो सीबीएसई है उसने एक घोषणा की कि 1 से 15 जुलाई तक वो टेस्ट लेंगे जी। तो अभी हमने बात तो नहीं की, लेकिन मैं भी आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि लगभग इसके आसपास ही हम भी अपना निर्णय कर लेंगे और बच्चों के एडमिशन जो हमारे ना बच्चों के जो पेपर है वो इसी तरीके के दौरान ही हम ले लेंगे। इसके आसपास ही, जैसे 1 से 15 ने रखा, तो अभी हम भी बातचीत करेंगे और हम भी उसका पेपर अभी यूजीसी से बात करके उसका। चलिए, कंवरपाल गुर्जर जी, आपने 10वीं और 12वीं के छात्रों को भी खास तौर पर ये समझाया है, ये बताया है खबर फास्ट के माध्यम से कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो सरकार द्वारा अपनाए जा रहे हैं। अब एक और सवाल यहाँ पर ये है, अगर मैं माध्यमिक कक्षाओं की बात करूं, उनके सिलेबस को लेकर देखिए, अभी फिलहाल ये जो अप्रैल का महीना बीत चुका है और मई और जून खास तौर पर जिनमें छुट्टियां होती हैं, लेकिन जो सिलेबस है, अगर मैं बात करूं कि 1 साल के भीतर एक टाइम पीरियड होता है कि इतनी क्लासेस होंगी और उस हिसाब से सिलेबस को पूरा कराया जा सकेगा, तो क्या कोई और माध्यम होगा या फिर सिलेबस को कम किया जाएगा ताकि आगे आने वाला अगले साल का जो सेमेस्टर है उसको भी पूरे ठीक तरीके से सुचारू रूप से कराया जा सके? क्या कुछ इसकी प्रक्रिया? देखिए, इसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास। हमने एक पहले किया था, अगर 1 जून से हमें क्लासें लगाने की परमिशन मिल जाती है तो उस स्थिति में हम जो हमारी 15 छुट्टियां गर्मियों की होती हैं और 15 छुट्टियां हमारी सर्दियों की होती हैं और 11 हमारे शनिवार होते हैं। अगर हम उन कोई छुट्टी को खत्म करते हैं तो ऐसे में हमें 41 दिन मिलते हैं और हमारे टोटल दिन जो हैं क्लास लगने के वो 234 हैं और अभी इस कोरोना की वजह से हमारे 43 जो दिन हैं वो कम हुए थे होंगे और अगर वो हम 41 दिन हम लगा लेते हैं तो लगभग हमारा जो नुकसान होया उसकी भरपाई हम कर लेते हैं और उसकी बजाय अगर 1 जून को नहीं पड़ता और 1 जुलाई को ऐसी स्थिति बढ़ जाती है कि हम क्लासेस शुरू कर दें तो उसके लिए भी हमने एक विचार किया कि 15 दिन जो सर्दियों के हैं छुट्टियां वो छुट्टियां हम समाप्त कर देंगे और 11 छुट्टियां जो हमारी जो सेकंड शनिवार है उसकी जो छुट्टियां हैं वो हम समाप्त कर देंगे और इसके साथ ही 26 दिन तो हमें इसमें मिल जाएंगे और उसके बाद हम जो अपना अगस्त और सितंबर है वो एक कुल मिला के ठीक मौसम होता है उस टाइम, तो हमने विचार किया कि उसमें 1 घंटे से लेके 2 घंटे, यानी कि अगर हम 2 पीरियड बढ़ाते हैं तो लगभग 1.5 घंटा बढ़ता है, तो हम वो 2 पीरियड बढ़ा लेंगे आगे और जो टाइम है उसमें 2 पीरियड और बढ़ा के लेंगे। तो ऐसे में हमारा ये भी कवर हो जाता है, लगभग 40-41 दिन के आसपास हमारे कवर हो जाते हैं, तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियां फिर भी सामान्य नहीं होती जी तो उसमें तीसरा विकल्प हमारा ये है कि हमने निवेदन किया है इस प्रकार के कि जो आगे सिलेबस होगा वो परसेंटेज वाइज उतना ही कम कर दिया जाए जितने दिन होंगे। मतलब 234 दिन में अगर जितना सिलेबस था अगर उसकी बजाय कुछ कम दिन मिलते हैं तो सिलेबस को भी कम करने का हमने मांग करी है और मुझे उम्मीद है कि इसकी हमें परमिशन मिल जाएगी तो पूरा कर। कंवरपाल गुर्जर जी, आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन ये हम जिस दौर की बात कर रहे हैं कोरोना काल की, ऐसे में जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि 1 जून से या फिर 1 जुलाई से अगर किसी भी तरह से अनुमति मिलती है तो शायद स्कूलों को खास तौर पर चलाया जा सके एक बार फिर से सुचारू रूप से, लेकिन एक लंबे समय तक के लिए कह दिया गया है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। तो उस बीच अगर क्लासेस शुरू हो जाती हैं, अगर ऐसा होता है, अनुमति मिलती है, तो किस तरह की रियायतें, खासतौर पर किस तरह के एहतियात बरते जाएंगे स्कूलों में? क्या तमाम चीजें जिसको लेकर तैयार है सरकार? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें जो भी विशेषज्ञ अपनी राय देंगे तो हम उनका पालन करेंगे, क्योंकि जानकार लोग तो वही हैं जो वो सही जानकारी देंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार की अपील की पूरा देश पे अमल कर रहा, तो स्कूल को चलाने के लिए, क्लासें लगाने के लिए जो भी हमारे विशेषज्ञ देंगे। वैसे आज हमारे मन में एक विचार आया, अभी तक ये विचार है लेकिन मेरी कोई घोषणा नहीं है आपके चैनल के माध्यम से। मैंने एक विचार किया और अभी अधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे कि जैसे 30 बच्चों की क्लास है तो हम ये सोच रहे हैं कि 15 बच्चों को एक दिन और 15 बच्चों को एक दिन बुलाएं और उनका सिलेबस का काम हम शुरू करें। लेकिन इसमें भी अभी हमें राय लेनी कि अगर हमें परमिशन मिलेगी तभी हम ये काम शुरू करेंगे, वैसे अभी नहीं करते। अभी पहले हमारी राय है अधिकारियों के साथ बातचीत करके, उसके बाद जो विशेषज्ञ है उनसे हम राय लेंगे। अगर वो हाँ करते हैं कि ऐसे चला सकते हैं तो हमने एक विचार किया कि +1 और +2 की क्लासें हम शुरू कर देंगे अभी, कि अगर वो परमिशन मिलती है तो हम शुरू कर देंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फिर उसके 9th और 10th का विचार करेंगे।
विचार किया अभी मेरा कोई ये घोषणा नहीं है, अभी दोनों भी सोच रहे हैं इसको इस प्रकार से शुरू कर। हाँ बिल्कुल, विचार किया जा रहा है और उसी प्रकार फिर सिलेबस पर भी ध्यान देना होगा कि कितना प्रतिशत सिलेबस उसमें पूरा हो पाएगा, ऑड इवन के हिसाब से अगर किया जाता है तो कंवरपाल जी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम ये समझें, जिस तरह से आपने भी कहा कि अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर कोरोना की स्थिति किस प्रकार रहती है, उस पर पूरी तरह से प्रभावित, खासतौर पर जो प्रभाव है कोरोना का वो दिखाई दे रहा है और उस पर ही डिपेंडेंट रहेगा सभी चीजें। लेकिन अगर ई लर्निंग से ही सिलेबस पूरा कराए जाने की किसी भी तरह की परेशानी सामने आती है या फिर किसी भी तरह की ऐसी स्थिति सामने आती है कि ई लर्निंग के माध्यम से ही, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही सिलेबस पूरा कराया जाएगा, तो इसको लेकर क्या शिक्षकों को, क्या अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या कुछ उनके साथ बातचीत हो रही है? देखिए, ट्रेनिंग तो है, पहले भी एजू हरियाणा के नाम से हम चलाते थे। अभी हमने एक निवेदन भी किया कि जो एजू हरियाणा के नाम से हमने जो पहले हम जो हमारा सारा सिलेबस था उसको भी हमने गूगल पे डालने के लिए भी विचार किया कि उसको गूगल पे डाल लें। तो वो सारा का सारा है और हमारे टीचर भी एक्सपर्ट है, लेकिन इस प्रकार की पूरी व्यवस्थाएं हमारे पास, मतलब शुरू तो की हमने लेकिन वो पूरी नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि अचानक इस प्रकार की स्थिति आएगी तो हमने वो करना हमारे लिए जरूरी हो गया। लेकिन जैसा आपने शंका जाहिर की कि अगर नहीं होता तो फिर क्या, तो निश्चित तौर से एक तो पहली बात तो हमारी जरूरत है कि हम एक सर्वे कराएंगे कि कितने % बच्चे जो हैं हमारे साथ इससे जुड़े हैं और कितने ऐसे हैं जो नहीं जुड़े। अगर उसकी परसेंटेज जो भी है तो उसका पूरा प्रयास ये रहेगा कि 100% बच्चे किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ जुड़ने चाहिए किसी भी माध्यम से। अब माजे कहीं एजू हरियाणा के जो हमारा चल रहा है उसके ना केबल टीवी से हैं, कहीं हमारे स्वयं प्रभा के से हैं और कहीं बैठक के हैं तो दूसरे जुड़े। लेकिन इस सारे का सर्वे करके हम देखना चाहते हैं कि कितने % बच्चे जुड़ गए और कितने % उसके बाद भी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि 100% बच्चों तक हमारी जानी चाहिए, जो खामियां अभी तक रही है उनको हम ठीक करें। यानी कि इस तरह से जो आगे की प्रक्रिया होगी वो की जाएगी और उस पर काम किया जाएगा। इसके साथ अगर मैं यूजीसी की बात करूं, यानी कि 3rd ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स में और वो आगे के एडमिशन के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनके एग्जाम्स रुके हुए हैं, उनको लेकर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या कुछ वो कर सकते हैं, क्या कुछ काम किया जा रहा है सरकार की ओर से उनके लिए? यूजीसी ने उसके लिए वो गाइडलाइन दे दी, उनके पेपर के लिए भी दे दी और उन्होंने कहा कि भाई ये यूनिवर्सिटी तय करेगी। वैसे उसके लिए डेट निश्चित कर दी और उसके जो तरीका क्या होगा पेपर लेने का, फर्स्ट ईयर और 2nd ईयर के लिए उन्होंने दे दी, लेकिन फाइनल का भी नहीं किया। आपने 3rd ईयर किया, 3rd ईयर का तो किया नहीं उन्होंने। बिल्कुल, फाइनल ईयर के लिए ही मैंने सवाल। फाइनल के लिए नहीं किया, लेकिन 1st ईयर और 2nd ईयर के लिए उन्होंने कह दिया कि आप पेपर ले सकते हैं। उसकी डेट भी निश्चित कर दी और उसमें कह दिया कि जो नियम होगा वो यूनिवर्सिटी तय करेगी। और निजी स्कूलों के लिए क्योंकि बहुत सारे नियम निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में जो लोग दे सकते हैं फीस निजी स्कूलों को वो जरूर दें, ये भी खबर सामने निकल कर आ रही थी, सरकार की ओर से कहा गया है। देखो, मैंने ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अब भी अपील कर रहा जी कि जिन लोगों जो लोग सामर्थ्य हैं उनको फीस जरूर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फीस देंगे तो स्कूल का केवल जो स्कूल का मालिक है वही नहीं है सब कुछ, उसके साथ साथ उस स्कूल में बहुत बड़ी संख्या में टीचर भी हैं, उसके साथ साथ वहाँ माड़ी भी है, स्वीपर भी है, क्लर्क भी है। तो उन सबको तनख्वाह देनी तो आखिर तनख्वाह कहाँ से जाएगी? और अगर मान लीजिए हम नहीं देते, अगर हम सामर्थ्य है उसके बावजूद नहीं देते तो फिर वो लोग भी तो प्रभावित हो ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने केवल 1 महीने की ट्यूशन फीस देनी, बाकी तो हमने सारी रोक लगा दी, किसी प्रकार का कुछ नहीं वो डिमांड कर सकता। तो 1 महीने की ट्यूशन फीस मैंने पहले भी निवेदन किया कि देनी चाहिए हमें, और 1 महीने की फीस दे ताकि स्कूल की जो लोग उस स्कूल के ऊपर डिपेंड है, वहाँ काम करते हैं, उनकी भी तनख्वाह ठीक कंवरपाल गुर्जर जी, इसी बीच क्या इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि निजी स्कूल कहीं इस बीच में, यानी कि जो सक्षम लोग हैं उनको फीस देनी है, इस पर निर्भर होकर सभी से जबरदस्ती फीस मांगने का तरीका ना अपनाएं, इस पर पूरे ध्यान दिया जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल। जो हमने लेटर निकाला उसमें हमने साफ कहा कि जो लोग हैं, सामर्थ्यवान लोग हैं, उनसे फीस ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति की मजबूरी है और वो ये कहता है कि मैं दे नहीं सकता, तो सहानुभूति पूर्वक उसमें विचार करना चाहिए, उसको इसके लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ये हमने लेटर में लिख के आदेश। एक आखिरी सवाल कंवरपाल गुर्जर जी मेरा, कि आखिर जो सरकारी शिक्षक हैं, चाहे वो यूजीसी के हों चाहे वो स्कूल के शिक्षक हों, उनको लेकर, उनकी फीस को लेकर, रेवेन्यू को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल सकती है अभी?
जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी फीस को लेकर, उनके भत्ते को लेकर क्या कुछ काम किए जा रहे हैं सरकार की ओर से? सरकारी में तो कोई फीस है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। सरकारी में पहले 8वीं क्लास तक जो थी ना जी, वो बिल्कुल फ्री एजुकेशन थी। शिक्षकों को लेकर, अध्यापकों को लेकर, उनका जो भत्ता है उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, उनकी तो हम पूरी तनख्वाह दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। खबरपाल गुर्जर जी, आप खबरफास्ट के साथ जुड़े, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि खबरफास्ट के माध्यम से आपने दर्शकों को और खास तौर पर हरियाणा के जितने भी छात्र हैं उनको लेकर जो भी उनकी दुविधाएं थी उस पर जवाब भी दिया और समझाया कि किस किस तरीके के साथ आगे बढ़ा जा सकता है और कोरोना काल के बीच जो दुविधाएं हैं छात्रों की वो किस तरह से